नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। मैंने आपको बता दिया है कि पूरे मूल अधिकार के 6 वर्ग थे पिछले वीडियो में, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि जो है इनको डिवाइड करके ऐसे पढ़ा जा सकता है। तो आज उसमें पहला लेक्चर ये होगा समता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। और दोस्तों मैं जहाँ जहाँ वर्ड, चूंकि पढ़ कोई भी सकता है और हो सकता है आप और अच्छे से समझ लें, लेकिन प्रयास करिएगा जो मैं कह रहा हूँ उसे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आर्टिकल 14 क्या कहता है कि जो है भारत के राज्य क्षेत्र में जो व्यक्ति है, तो सबसे पहली लाइन जो आपको ध्यान देनी है वो व्यक्ति ध्यान देनी है। और मैंने आपसे कहा था कि जहां व्यक्ति है वहां उसका मतलब है कि विदेशी भी हो सकता है और भारतीय भी हो सकता है। विदेशी प्लस भारतीय, व्यक्ति का यही मतलब है। आई बात समझ में? तो क्या, पूरा सेंटेंस सुनिए कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ तथा या अथवा विधियों का समान संरक्षण, ये दोनों चीज, व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण से राज्य वंचित नहीं कर सकेगा। ठीक है, मतलब कि राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि की समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में? और मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 14, ये जो आपने पढ़ा अभी, ये एक जैसे कवर बुक पे पूरी बातें लिखी होती हैं वो है। अब ये कैसे विधि के समक्ष कैसे सब समान होंगे या विधियों का कैसे समान संरक्षण होगा, ये आपको 15, 16, 17 और 18 में देखने को मिलेगा। भाई सीधी सी बात है, आर्टिकल बिल्कुल शुरुआत यहाँ से किया जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा कि सबका एक समरी दे दिया गया होगा। तो आप कह सकते हैं आर्टिकल 14 एक 15 से लेकर 18 तक का एक चेहरा है पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब कवर है। तो इसमें क्या कहते हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण किसको मिलेगा? व्यक्ति को। और कौन इससे वंचित नहीं करेगा? राज्य, मतलब राज्य प्रोवाइड करेगा इस चीज को, और दोनों लोगों को। तो मैंने आपसे कहा था ना कि कौन कौन से मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, तो उसको याद कराया था आपको 15, 16 और फिर 29, 30 और बीच में क्या था? 19 था। ठीक है, याद करवाया था कि नहीं? याद है कुछ? देखिए मैं फिर से रफ में बता दूं आपको। देखिए मैंने कहा था ऐसे मूल अधिकार जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, यहाँ दिख रहा है, हाँ। तो 15 और 30, 15 to the 30 करके बताया था। फिर 15 के बाद 16 और यहाँ पे 29 और 30, फिर कहा था 29 और 19। तो इतने आर्टिकल सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, सिर्फ नागरिकों को, और बाकी जो है नागरिकों और व्यक्तियों दोनों को प्राप्त हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब जो है कुछ, अब इतनी ही बात है और कुछ चीजें और बात कर लेते हैं। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो डिटेल की बातें हैं, डिटेल या मेंस की बातें, वो हम एक बार इस तरह की पढ़ाई कर लेंगे। फिर जो जो टॉपिक हमारा छूटा रहेगा, ठीक है, जैसे एक्ट वगैरह है, संशोधन है, वो सारी बातें हम लोग फिर करेंगे। क्योंकि जो हमारे मित्र टेट की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें इतनी डिटेल की जरूरत नहीं होती है। तो मैं बस फिर भी क्या डिटेल में बाद में बताऊंगा, उसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं। तो आप अगर चाहें तो कहीं से पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि समता के अधिकार के अपवाद हैं, आप कुछ भी फ्रेमिंग कर सकते हैं, कैसा भी प्रश्न आ सकता है कि भारतीय संविधान में एक तरफ देखने पर तो यह दिखाई पड़ता है कि समस्त नागरिकों को समता का अधिकार प्राप्त है, परंतु बारीकियों से देखने पर यह प्रतीत होता है कि कुछ लोगों के अधिकार आम व्यक्तियों के अधिकार से ज्यादा है, कम है। तो मेरा कहने का मतलब कुछ भी ऐसे प्रश्न काल्पनिक आप समझ लीजिए अपने में से बनाया जा सकता है। तो क्या वाकई में अपवाद हैं या नहीं, और फिर विधि का शासन क्या है, तो ये दोनों बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए, ठीक। अब जैसे अगर समता के अधिकार का अपवाद की बात किया जाए दोस्तों, तो जैसे कुछ संवैधानिक पद हैं हमारे, वो अपना कार्य कर सकें, इसके लिए उन्हें कुछ छूट दी गई है। तो उसी को हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसी चीजें हैं। पर लास्ट में कहेंगे कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारी गतिविधियां नहीं हो पाएंगी, संवैधानिक गतिविधियां, या संसद कार्य नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली कहाँ कहाँ पे मैं जरा सा आपको बता दूं। जैसे जो हमारे पास जो एम्बेसडर होते हैं या विदेशी राजनयिक होते हैं, या अगर यूएन के कोई मेंबर हैं, कार्य कर रहे हैं भारत में, तो उनको जो है सिविल और क्रिमिनल, मतलब दोनों सिविल और क्रिमिनल मामलों से छूट रहती है। मतलब कि कोर्ट उनको इस मामले में
दोषी नहीं ठहरा पाएगी या उनके ऊपर कार्यवाही नहीं कर पाएगी। दूसरा दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को अपने दायित्व को निभाने के लिए कुछ विशेष जो है उन्हें विमुक्तियां दी गई हैं कि भैया ठीक है, कुछ कार्य आप कर सकते हैं। जैसे कि जो है किसी भी न्यायालय में जैसे उन्हें आपराधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती उनके ऊपर कार्यकालिक समय। हाँ, कार्यकाल अगर समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो है कार्यवाही चलाई जा सकती है। तो 361 हो गया। फिर ऐसे ही दोस्तों 105 आर्टिकल में सांसदों की कुछ छूट दी गई है। ऐसे ही दोस्तों 194 में जो है विधायकों को, कुछ एमएलएस को कुछ ऐसे दी गई है। फिर उसके बाद जो है 31 का खा गा आपने देखा ही था, नहीं देखा था तो पिछला वीडियो फिर से जाके देख लीजिए। पीछे के किसी एक वीडियो में मैंने 31 का खा गा बताया था। उसके बाद दोस्तों और भी ऐसी चीजें हैं जो है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि अपवाद प्रतीत होता है पर ऐसा है नहीं। ठीक, तो इसे देखेंगे। फिर उसके बाद एक टर्म आता है विधि का शासन। क्या है विधि का शासन? एक प्रोफेसर थे इंग्लैंड में जिनका नाम था डायसी, और उन्होंने कहा कि 3 बातें अगर कहीं पे हैं तो वहां पर हम मान सकते हैं विधि का शासन है। और वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? पहली, कि वहां पर विधि की जो है सर्वोच्चता हो। तो पहला क्या है? विधि की सर्वोच्चता। ध्यान दीजिएगा, तो बात सही है, हमारे यहाँ भी विधि की सर्वोच्चता है, या यूं कहें कि जो विधि का सबसे बड़ा जखीरा है संविधान हमारा, तो वही सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है। और फिर इक्वेलिटी बिफोर लॉ या विधि के समक्ष समता की बात की जाती है, तो ये भी ठीक है भाई, आर्टिकल 14 तो सीधे इसी की बात करती है। लेकिन तीसरी बात इन्होंने जो कही है दोस्तों, वो ये कही है कि संविधान सामान्य विधि का परिणाम है। मतलब कि पहले विधि बना और फिर इससे जो है क्या बन गया? संविधान। तो क्या ये बात सही है अपने लिए? नहीं सही है। ठीक है, संविधान जो है सामान्य विधि का परिणाम नहीं है। हमारे यहाँ संविधान पहले बना है और संविधान से विधि है। तो चूंकि डायसी इंग्लैंड के थे तो उन्होंने ये बातें इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य में कही थी, इस वजह से पूरा का पूरा जो है 100% भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह बात सत्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें दोस्तों मेंस के लिए है। हालांकि मैंने आपसे एक बार कह ही दिया कि अब मैं सिर्फ मतलब कि जल्दी फोकस करूंगा जिससे सभी एग्जाम हो सके, तो आगे उसी के हिसाब से काम चलेगा। अब जैसे आर्टिकल 15 पे आते हैं दोस्तों। आर्टिकल 15 क्या है? ठीक है, आर्टिकल 15 के दोस्तों 5 पार्ट हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो बात होगी दोस्तों वो ये है, तो आर्टिकल 15 में 5 पार्ट में है। ठीक है इसमें 15 फर्स्ट और सेकंड में आप दोस्तों कह सकते हैं कि क्या बातें कही गई हैं या किस आधार पर हम लोग भेदभाव राज्य नहीं करेगा, तो ये 2 पार्ट में दिया गया है। और फिर 3, 4, 5 में इसी के एक्सेप्शन दिए गए हैं कि यहाँ यहाँ भेदभाव किया जा सकता है। आई बात समझ में? मतलब इसके इधर कि भाई बताया जा रहा है कि सभी नागरिक समान है, क्योंकि आप इसका जो मेन आवरण था वो क्या था? समता का अधिकार। लेकिन इधर जो है और इसके इधर एक्सेप्शन बताएंगे, चलिए आप समझ जाएंगे कैसे। कि सबसे पहले कहा जाता है कि राज्य, ध्यान दें, कौन? राज्य। किससे? नागरिकों से। तो मैंने आपसे कहा था ना कि 15 सिर्फ नागरिकों के लिए है, कि राज्य नागरिकों से 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, केवल 5 आधार पर। और वो 5 आधार कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए, इसको मैं आपको याद करवा दूं, मेन समस्या ये भी आती है कि याद नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, राज्य नागरिकों से 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। और वो 5 अधिकार कौन कौन से हैं? 5 आधार कौन कौन से हैं? एक है RRCSPOB। ठीक है, तो R से हो गया रिलीजन, धर्म, R से हो गया रेस, मूल वंश, C से हो गया कास्ट मतलब जाति, S से हो गया सेक्स मतलब लिंग, और POB प्लेस ऑफ बर्थ। तो याद कैसे करेंगे? RRCSPOB, RRCSPOB। तो ये 5 आधार हो गए। तो राज्य इन 5 आधारों पर दो बातों पर भेदभाव नहीं करेंगे, एक प्रवेश और एक प्रयोग से वंचित नहीं करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं? प्रवेश कहाँ से? दुकान, रेस्टोरेंट या अन्य जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर प्रवेश से वर्जित नहीं करेंगे। दूसरा, प्रयोग से, कुआं, तालाब, अन्य चीजों की प्रयोग से वंचित नहीं किया जाएगा। और ध्यान देना है कि ये जो कुआं है या जो ये तालाब है, ये राज्य द्वारा वित्त पोषित होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने अपने घर में जो है कुआं बना रखा है और जो नया नया जो
कोई इंसान है पॉलिटी पढ़ने वाला, वो देखा कि नहीं भैया ठीक है, कुआं तालाब आदि का प्रयोग किया जा सकता है, वंचित नहीं करेंगे, अगर कर लिए तो हमारा फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होगा और मैं कोर्ट जाऊंगा और फला आदमी मारा जाएगा। चलो भैया ठीक, निकल गए 4-5 लोग अपना बल्टी बल्टी लेके पहुंच गए उसके तालाब से, जो है मछली वछली निकाल के इकट्ठा करने लगे। वो आया, हमने उसको आर्टिकल दिखाया, लो भैया ये पॉलिटी की किताब है हमारी, ये पेज नंबर यहाँ पे पढ़िए और हम जो है पूरे हरीश साल्वे को जो है अपना वकील बनाएंगे और आपको फिर समझ लीजिए समस्या होगी। हमें कोर्ट में जो है संविधान में हमारी ये बातें की गई हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये कुआं तालाब या अन्य चीजें जो है वो राज्य द्वारा या तो पूर्ण रूप से पोषित हो या अल्प पोषित हो, मतलब वित्त पोषित, तभी ये बातें होंगी। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, अब 15(3) देखिए क्या कहता है। ठीक है, 15(3) में कहा गया है कि अभी तक तो बता दिया कि 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो कौन कौन सा था? RRCSPOB। अब कहते हैं भैया कि राज्य विशेष विधि बना सकती है, किनके लिए? महिलाओं और बच्चों के लिए। और ऐसा करने पर आर्टिकल 15 में कोई भी बात उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकेगी। आई बात समझ में? तो आपने देख लिया कि यहाँ पर जो 15(1) और 2 में जो बातें कही गई थी, वो 15(3) में उसका एक एक्सेप्शन दिया गया है। कैसे? कि यहाँ पे तो कहा गया था कि सेक्स के आधार पर कोई एक्सेप्शन नहीं किया जाए, कोई वो भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन किया गया कि नहीं किया गया। और इसी के अनुसार जो है, जो आप कह सकते हो कि जो प्रसूति छूट, मैटरनिटी लीव मिलती है महिलाओं को, तो एक प्रकार का यहाँ से कह सकते हैं कि राज्य उनके लिए विशेष विधि बनाया हुआ है। ऐसे ही DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी महिलाओं के लिए बातें की गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की भी पूर्ति यहाँ से हो रही है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि ये ब्राउन कलर की जो लाइनें मैंने खींची हुई है, इसका मतलब यह है कि ये मूल संविधान में नहीं थे और इन्हें बाद में क्या किया गया, संविधान संशोधन से ऐड किया गया। तो 15(4) पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 से ऐड किया गया था और 15(5) 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 2005 में ऐड किया गया था। तो इसे चलिए फिर हम लोग डिटेल से समझते हैं कि है क्या ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 15(4) समझने के लिए दोस्तों हमें एक स्टोरी आपको समझना होगा, एक स्टोरी समझना होगा। स्टोरी ये है कि ये दरअसल लिखना पड़ता है ना, कि वरना पता चला दिमाग से उतर गया कि क्या बातें बतानी है। और हमारे पास तो ऐसा कोई स्मार्ट बोर्ड है नहीं दोस्तों कि हमने जो है लगाया हुआ है और पहले से लिखा लिखा है, वहाँ पे चीजें मिल गई। तो इस वजह से हमें यहाँ करना पड़ता है कि हम कौन कौन सी बातें आप लोगों को बता देंगे, ऐसा ना हो कहीं पे कोई बातें छूट जाए। तो मद्रास राज बनाम चंपकम दोराई राजन, ये एक मामला था, इंपॉर्टेंट मामला है, तो आप याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1951 में ये मामला हुआ। और हुआ क्या कि राज्य, आप समझ रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जो है समाजवादी नेता थे। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि राज्य मतलब सरकार ने कहा, सरकार ये सोचती थी कि राज्य में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुछ सीट रिजर्व कर दिया जाए, किसके लिए? विशेष वर्ग के लिए। और आर्टिकल 46 भी कहता है DPSP का, ठीक है, शिक्षण में जो है विशेष, जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए जो है उत्थान किया जाए। तो राज्यों में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुछ सीट रिजर्व कर दिया जाए विशेष वर्ग के लिए। फिर आते हैं चंपकम, जो प्रभावित हो रहे होंगे। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट 14 कहता है कि समान अधिकार हो या विधियों का समान संरक्षण हो, विधि का समान, इक्वेलिटी बिफोर लॉ है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ एक टर्म जो है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों एक्चुअली हमारा कोड कहता है लगभग एक ही है। पर जो पहला टर्म है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यूके से आया हुआ है और दूसरा US है। तो इन्होंने कहा कोर्ट के सामने कि महोदय ठीक है, 46 DPSP है, पर आर्टिकल 14 हमारा फंडामेंटल राइट है और DPSP से ज्यादा उसे हमें वेटेज दिया जाना चाहिए। और इस प्रकार आप ये सरकार राज्य में ऐसे आरक्षण दे रही है, तो ऐसा ना करने पाए। ठीक, तो अब जो है सरकार ने क्या किया कि, और कोर्ट ने भी कहा चलो बात तो आपकी ठीक है, और कोर्ट जो है मान गई कि हाँ ये बात सही है। ठीक, लेकिन राज्य ने क्या किया, इसके निर्णय को पलटने के लिए सरकार ने कहा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और 15(4) जोड़ दिया। तो हम 15(4) जो पढ़ने वाले थे उसकी कहानी ये थी, क्यों जोड़ा गया। और 15(4) में कहा गया कि राज्य अपनी शिक्षण संस्थानों में विशेष आरक्षण कर सकेगा। तो आप समझ लीजिए 15(4) किससे संबंधित है? आरक्षण से। कहाँ आरक्षण से? शिक्षण संस्थानों में।
तो ये कब जुड़ा था? 1504 में। और होता क्या है दोस्तों कि जैसे कोर्ट ने अगर कुछ कह दिया तो इनके निर्णय को पलटने के लिए आमतौर पर ये आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ये लोग कोई ना कोई एक्ट वो आर्टिकल जोड़ देते हैं। और आर्टिकल जोड़ने की वजह से क्या है, कोर्ट तो ऐसा है ना कि संविधान से भी ऊपर हो जाएगा, तो कभी कभी संविधान के उस आर्टिकल की वजह से ये पीछे रह जाते हैं। लेकिन इन्होंने फिर केशवानंद भारती केस में अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया, तो उसकी बातें करेंगे अभी फिलहाल। आर्टिकल 15(5) में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 15(5) यहाँ पर दोस्तों हम बहुत आपसे पहले ही कह चुके हैं कि बहुत बहुत डीप में नहीं जाएंगे। इसके बावजूद आर्टिकल 15(5) से 3 मामले जो है आपको याद रहने चाहिए, वो मेंस के लिए जरूरी है, तो हम उसकी बात करेंगे बीच में। हालांकि उन तीनों को अगर आप याद करना चाहें क्रम से, तो हमने उसको याद किया था टीप से। टीप जैसे लोग वो परीक्षा वगैरह में चीटिंग कर लेते हैं तो उसको हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में से टीप बोल देते हैं। तो टी से दोस्तों एक वाद हुआ था टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य का 2002 में। ठीक, ईयर एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है। फिलहाल टीएमए पाई फाउंडेशन का मामला था कर्नाटक राज्य से, और दूसरा भी कर्नाटक राज्य का ही मामला था। यह था इस्लामिक एकेडमी बनाम कर्नाटक राज्य का मामला, और यह 2 साल बाद हुआ था, मतलब कि सॉरी 1 साल बाद, और ये 2003 में हुआ था। और ये 2 साल हुआ था इसके बाद, मतलब 2005 में। और ये था पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य का, पीए इनामदार, और ये 2005 का मामला था। इन तीनों मामलों में कोर्ट ने एक ही बात कही थी, और वो ये कही थी कि राज्य गैर सहायता प्राप्त जो राज्य से सहायता प्राप्त ना हो, व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों निर्णय में, कौन कौन से? टीएमए पाई फाउंडेशन, ठीक है, टीएमए पाई फाउंडेशन के बाद जो था इस्लामिक एकेडमी और पीए इनामदार, इन तीनों मामलों में, जैसे अपन नाम नहीं याद रखते दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ऐसे लिख देंगे कि 2002 से 2005 के बीच में, या इससे पूर्व कोर्ट ने जो है कहा था कि गया अगर सहायता प्राप्त नहीं है राज्य से तो आरक्षण नहीं करेंगे। आप फिर वही चीज कि इनके निर्णय को पलटने के लिए क्या किया गया होगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया होगा, वो जस्ट इसी के बाद किया गया होगा। तो देखिए 2005 में अंतिम निर्णय आया था, तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ रहा होगा? 2005 में। ठीक, और 2005 में करते ही ठीक इन्होंने अपना बता दिया। क्या बताया? कि संस्थान, देखिए आप लोग, संस्थान चाहे वो संस्थान अल्पसंख्यक के हों या अन्य हों, अल्पसंख्यक के भी सहायता प्राप्त हो सकते हैं या गैर सहायता प्राप्त हो सकते हैं। अल्पसंख्यक के भी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त। मान लो कोई अल्पसंख्यक के लिए कोई प्राइवेट व्यक्ति अपना कॉलेज खोल दिया या कुछ संस्थान खोल दिए, तो भी, और नहीं भी खोला हुआ है, या सरकार जो है सहायता दे रही है फिर भी, और उसके बाद अन्य में भी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त, ये जो 2 कैटेगरी है, तो अल्पसंख्यक वाले में आरक्षण लागू नहीं होगा, और लेकिन अन्य वाले में चाहे वो सहायता प्राप्त हो या गैर सहायता प्राप्त हो, यहाँ पर आरक्षण लागू होगा। और 2005 में दोस्तों इस वक्त जो हमारे शिक्षा मंत्री थे तत्कालीन, वो अर्जुन सिंह थे। आप लोग नाम शायद सुने हो, और नहीं सुने हैं तो अब सुन लीजिए। अर्जुन सिंह जी थे जो है एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक, अर्जुन सिंह, आई बात समझ में? तो ये कहानी थी जो है, आप देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आगे आते हैं। 15(5) हो गया दोस्तों, और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग क्वेश्चन वगैरह बाद में सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 16 में। ठीक है, और देखते हैं आर्टिकल 16 में क्या बातें कही गई हैं, उसे याद कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, और इस प्रकार जो है फिर हम लोग का मूल अधिकार का पहला पोर्शन जो है खत्म हो जाएगा। तो आर्टिकल 16 देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए आर्टिकल 16 में भी दोस्तों 1 2 3 4 5 पार्ट हैं, और यहाँ पर भी वही बातें हैं। इसका भी बहुत विवादित आर्टिकल, मतलब कि आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा आर्टिकल है, विवादित नहीं कहूंगा मैं। तो आर्टिकल 16 में जो पहली बात है बिल्कुल 15वें से मिलता जुलता है, राज्य सभी नागरिकों, ध्यान दीजिए 16 नागरिकों के लिए था, 15 भी नागरिकों के लिए था, 19 नागरिकों के लिए था, 29 और 30 नागरिकों के लिए था।
राज्य सभी नागरिकों की अवसर की समानता प्रदान करेगा। तो अवसर की समानता कहाँ कहाँ? नियोजन और नियुक्ति में। नियोजन मतलब एम्प्लॉयमेंट, ऊपर कर दें ऐसे। नियोजन मतलब एम्प्लॉयमेंट, नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है भैया? तो ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट जो है इसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता है। तो ये एक कह सकते हो आप लूप होल है, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग जब हम लोग बहुत विस्तार में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या लूप होल है, कैसे जो है कुछ संस्थाएं इस चीज का फायदा उठाती हैं। अगर मान लो कोई कह दिया कि भैया आप भेदभाव कर रहे हो नियोजन और इसमें, तो वो कहेंगे भैया नियोजन तो है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और अपॉइंटमेंट में एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि प्रमोशन जो किया जाता है, ठीक है, प्रमोशन यह भी एक प्रकार का अपॉइंटमेंट है, अपॉइंट किया जा रहा है आपको। तो ठीक, तो प्रमोशन को भी क्या माना गया है? अपॉइंटमेंट है, और इस पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। तो यही चीज है, और इस पे बहुत सारे वाद हुए हैं। तो क्या है, राज्य सभी नागरिकों को अवसर का समानता प्रदान करेगी, किस किस चीज में? नियोजन और नियुक्ति में। और भेदभाव नहीं करेगी। कितने आधार दिए गए हैं? 7 आधार दिए गए हैं। इसके पहले कितने दिए गए थे? 5 दिए गए थे। तो दोस्तों, पहले वाला 5 और धन 2। पहले वाला 5 कौन कौन था? पहले वाला 5 था आर, आर, सी, एस, पीओबी। ठीक, आर, आर, सी, एस, पीओबी एक हो गया। देखिए आप, 1 2 3 4 5। और मेरे यहाँ मेरे एक बड़े भैया हैं जिनका नाम का शॉर्ट फॉर्म है आरडी। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि भैया 5 वो और आरडी, तो ये 6 7। तो एक आर से हो गया रिलीजन मतलब धर्म, एक से हो गया रेस मतलब कि वंश, सी से हो गया जाति, एस से हो गया सेक्स लिंग, पीओबी से हो गया प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जन्म स्थान, आर से हो गया रेसिडेंस निवास, यहाँ पे एक आ गया क्या नया? निवास। और डी से हो गया डिसेंट, और जिसका अर्थ है वंश क्रम। देखो, मूल वंश और वंश क्रम में अंतर है। ठीक, तो ये 7 आधार हैं। तो इन 7 आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगी। अब फिर वही चीज 3 4 5 में क्या होगा? एक्सेप्शन होगा। तो चलिए भैया, आर्टिकल 16(4) क्या कहता है? ठीक है, आर्टिकल 63 पहले देख लेते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, ये गलती से मैंने 16(4) लिख दिया है, ये एक्चुअली में 16(3) ही है। ठीक, तो इसको सॉरी देख लीजिएगा। तो इसमें क्या कहा गया है? मैंने आपसे कहा ना कि अब ये आपको अपवाद मिलेंगे, यहाँ पे एक्सेप्शन मिलेंगे। तो ये कहता है कि संसद किसी राज्य की नौकरी के लिए उस राज्य में निवास की अर्हता एलिजिबिलिटी लागू कर सकेगी। मतलब कि उस राज्य में जो नौकरी है उस राज्य के निवासी को ज्यादा प्रेफरेंस मिल सकता है, इसका यह अर्थ है। लेकिन ये जो संसद ये चीज करेगी, ध्यान देना, किसी भी राज्य के लिए संसद ये बिल पास करती है, तो आप ध्यान दें, पता चला कि कह देगा कि हरियाणा के लिए ऐसे करना था या मध्य प्रदेश के लिए ऐसे करना था इस राज्य के लिए, तो क्या मध्य प्रदेश विधानमंडल इस विधि को पारित करेगी या कुछ भी घुमा फिरा के? आपको पता है यूपीएससी यूपीपीएससी वगैरह कैसे घुमाते हैं। तो फिलहाल आपको ध्यान देना है कि संसद यह काम करती है, लेकिन बस ये ध्यान देना है कि ठीक है, ये निवास की अर्हता लागू कर देता 16(3). अब आते हैं 16(4) पे, आर्टिकल 16(4) पे। तो इसको मैंने लिखा हुआ नहीं है, तो इसको मैं तुरंत आपको बिल्कुल लिख के तुरंत साथ में ही बता देता हूँ। आर्टिकल 16(4), इज माई ब्लैक स्केच, सो मेरा ब्लैक स्केच कहाँ गया? एक सेकेंड। आर्टिकल 16(4) को अभी तो इतना जान लीजिए कि मैं बस बता दे रहा हूँ, ये पूरे सबसे इतना ज्यादा इसमें संशोधन और इतना बड़ा आर्टिकल है कि क्या बताऊं आपको, बस इतना समझ लीजिए। इसमें ये कहा गया है कि राज्य, ठीक, राज्य अपने पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए, राज्य कैसे नागरिक? बैकवर्ड नागरिकों को, जो पिछड़े हुए नागरिक हैं। ठीक, अब कौन बैकवर्ड होंगे, इनका निर्धारण कौन करेगा, ये सब प्रश्न बनते हैं, तो उसको मैं समझाऊंगा आपको। बैकवर्ड नागरिकों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व नौकरी में कम है, नौकरी में कम है, जिनकी संख्या कह सकते हो भाई, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं क्योंकि अब जिनकी संख्या नौकरी में कम है उनके लिए आरक्षण लागू कर सकेगा। लो,
कर रहे हैं भेदभाव कि नहीं कर रहे हैं? तो वही चीज ना कि एक तरफ लिखते हैं कि ऐसा नहीं किया जाएगा, फिर करने लगते हैं। तो अभी आप इतना ध्यान दीजिए कि राज्य अपने पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की नौकरियों में कम है, और यह निर्धारित कौन करेगा? राज्य ही निर्धारित करेगा, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू कर सकते हैं। और इसी के लिए दोस्तों कई सारे वाद हैं। वाद मतलब कि जो कोर्ट में जो मामले जाते हैं, जैसे कि इसमें बालाजी का मामला इसी से संबंधित है। और फिर देवदासन कुछ ऐसे करके एक मामला था, ठीक है। उसके बाद जो है इंदिरा साहनी का मामला है, फिर नागराजन का मामला है। ये 4 मामले जो है इससे संबंधित हैं। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 16(5) में और देखते हैं यहाँ क्या है। बड़ा छोटा सा आर्टिकल है। कहते हैं कि यहाँ पर राज्य जो है नियुक्त कर सकेगा। कैसे? धार्मिक संगठन में, जैसे मंदिर हो गया, बौद्ध हो गया, मस्जिद हो गया, तो यहाँ पर जो पद होंगे वो उसी धर्म के नागरिकों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। मतलब यहाँ भी ना पहुंच जाए कोई, पता चला प्रकांड विद्वान कोई बीएचयू से संस्कृत पढ़ के आया है और उधर मस्जिद में मान लो इमाम जी की पोस्ट खाली है, तो वहां के लिए अप्लाई कर दिया, बोला भाई मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। तो यहाँ पे ये व्यवस्था की गई, भैया जिस धर्म से संबंधित पोस्ट है उस धर्म के व्यक्ति के लिए वह आरक्षित किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 16(5) है। तो मतलब कि यहाँ पर आप 16(4) को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, वाद सहित बाकी सारी चीजें आपने देख ली। अब चलते हैं आर्टिकल 17 पर। तो ये है दोस्तों आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बात करता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? अनटचेबिलिटी, ठीक है। अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन की बात जो है आर्टिकल 17 करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल 17 बात करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। पहली चीज ध्यान देना है, अंत होगा किसका? अस्पृश्यता का। निषिद्ध करना है अस्पृश्यता का आचरण का निषिद्ध करना, जैसे कोई भी ये ना हो कि वो उसको छुआ नहीं जा सकता, अनटचेबिलिटी। और निर्योग्यता लागू करना अपराध होगा। अगर कोई कहता है कि फला जात के लोग यहाँ नहीं आ सकते या फला उसके नहीं आ सकते हैं, तो पहली चीज तो अंत करने की बात कही गई है, आचरण को निषिद्ध किया गया है। और अगर कोई निर्योग्यता लागू करता है कि मतलब ये लोग योग्य नहीं होंगे, निरोग्यता का अर्थ है कि ये लोग यहाँ आने के योग्य नहीं होंगे, तो यह अपराध माना जाएगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। मतलब संसद में, वो संविधान में नहीं लिखा क्या दंड मिलेगा, लिखा गया है कि जो विधि संसद बनाएगी उस हिसाब से दंडनीय होगा। और भैया जी संसद आर्टिकल 35 से उसको तो पूरी ताकत मिली हुई है कि बनाओ विधि आप, तो उसने बनाया विधि। 1955 में ऐसी एक पहली विधि बनाई जिसका नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, और इसका संशोधन किया गया 1976 में, जिसका नाम हो गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। उसके बाद इससे भी ज्यादा जो आप कह सकते हो कठोर एक्ट आया, वो था शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति एंड शेड्यूल ट्राइब्स और अनुसूचित जनजाति, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। मुझे ये याद रहता है ये चीज क्योंकि ये कुछ खास है। यहाँ पर दोस्तों फिर ये आप समझ सकते हैं कि इसको शॉर्ट में एट्रोसिटीज एक्ट भी कह देते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ना, तो इतना ही बोल देते हैं कि एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक, इतना ही बोल देते हैं एट्रोसिटीज एक्ट। आई बात समझ में? लेकिन यह एक्ट मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी आज के समय क्या प्रासंगिकता है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वाकई में यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाई है कि नहीं, क्या इससे जो केस होते हैं या जो शिकायतें होती हैं उस पे जांच होती है, तमाम चीजें हैं। तो और इस पे एक संशोधन भी अभी हाल ही में हुआ था कुछ वर्षों में। तो इन सब की जो बातें होंगी ना वो तब करेंगे, उसका मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा कि भैया ओनली फॉर मेंस। तो मतलब जो देखना तो आपने उस पे देखे, तो इस वजह से अभी मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। बस इस पे एक चीज मैं अब बताने के लिए बहुत उतावला हूं, वो ये है कि ओनस ऑफ प्रूफ, मतलब कि जो
सिद्ध करने का दायित्व है वो अभियुक्त पर होगा, वादी पर नहीं होगा, वादी पर नहीं। ये इसकी खासियत है। जैसे मान लो, मैं समझाता हूं आपको इसका अर्थ क्या है। जैसे एक ए व्यक्ति है जो कि SC ST किसी एक कैटेगरी से है, और इसने कोर्ट में जाके कहा कि मान्यवर हमको जो है कुछ भी बताया कि हमें इस तरह से संबोधित किया गया है, ये शिकायत किया गया है बी के खिलाफ, तो ए को बोलेंगे वादी और बी को बोलेंगे अभियुक्त। ठीक, अभियुक्त। इंग्लिश में बताता है क्या, इंग्लिश में बता दूं आप लोगों को। अभियुक्त का मतलब होता है एक्यूज्ड, ठीक, और अभियुक्त का मतलब एक्यूज्ड हो गया, और वादी का मतलब होता है कंप्लेनेंट, मतलब कंप्लेन करने वाला, आप समझ लें, कंप्लेनेंट। ठीक, तो ये होता है। तो इसमें जो, अब कोर्ट इनसे नहीं कहेगी तुम प्रूफ करो कि तुमको ये बातें कही है, इनसे कहेगी चलो गुरु तुम बताओ भैया कि तुम प्रूफ करो कि तुमने नहीं कहा था इन्हें। इतना इसमें एक बात लिखी गई है। बाकी अन्य केसेस में क्या है कि अगर इन्होंने कहा है तो इन्हीं को प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं हमें ऐसी बातें हुई हैं। तो ठीक है, आते हैं दोस्तों आर्टिकल 18 पे, जो कि आज के लेक्चर का आखिरी आर्टिकल है। आर्टिकल 18 जो है उपाधियों के अंत की बात करता है, मतलब एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो पहली चीज तो जिनको बहुत कम जानकारी चाहिए वो इतने पे ही काम चला सकते हैं, और थोड़ा सा और जानकारी ले लोगे अपच थोड़ी ना होगा, हजमोला खा लेना यार। देखो, आर्टिकल 18(1) कहता है कि राज्य दो क्षेत्रों में, एक विद्या मतलब पढ़ाई लिखाई, एक सेना मतलब कि सेना आर्मी से संबंधित उपाधि के अलावा अन्य उपाधि नहीं देगा। मतलब दो चीजों में उपाधि दे सकता है, डॉक्टर, मेजर जनरल, विक्रम, ठीक है, ऐसी चीजें। और आर्टिकल 18(2) क्या कहता है कि भारतीय नागरिक, ध्यान दीजिएगा, भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेंगे। मतलब तुम सोचो, चलो भारत ने उपाधियों का अंत किया, चलो अमेरिका से आज भी या इंग्लैंड में अभी भी सर की उपाधि मिलती है, और आज से हम लिखेंगे सर गजोधर, ठीक, सर गजोधर, कि भैया चलो आज के बाद हम अपने नाम के आगे सर लगा दिए। और कहां से लेके आए, इंग्लैंड से ले आए, इंग्लैंड की रानी हमें स्पेशल कही थी, चलो भैया गजोधर जी आज से आपके नाम के आगे सर लगेगा। ठीक, तो ऐसा नहीं है, भारतीय नागरिक विदेश राज्य से उपाधि नहीं लेंगे। अब तो भारतीय नागरिक तो ठीक, विदेशी व्यक्ति भारत सरकार में अगर कोई लाभ या विश्वास के पद पर काम कर रहा है तो वह भी विदेश से उपाधि नहीं ले सकता तब तक जब तक राष्ट्रपति की अनुमति ना लिया हो या सहमति ना लिया हो। तो मतलब कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत के लाभ या विश्वास के पद पर काम कर रहा है भारत सरकार के, तो वह लेगा, लेकिन उसके पहले राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी, मतलब केंद्र सरकार की सहमति लेनी पड़ेगी। अच्छा, 18(4) क्या कहता है? 18(4) चलिए आप लोग देख लीजिए अगले पेज पे, ये 18(4) कहता है कि भारतीय या विदेशी लाभ या विश्वास के पद पर अगर है, दोनों में से कोई भी लाभ या विश्वास के पद पर है, किसके? सरकार के, ठीक, सरकार के लाभ या विश्वास के पद पर है, तो विदेशी राज्य या उसके अधीन तीन चीजें नहीं ले सकता। मतलब एक तो भेंट नहीं लेगा कोई, एक तो कोई उपलब्धि नहीं लेगी, और एक कोई पद नहीं लेगा, ठीक। और यह तब तक नहीं स्वीकार करेगा जब तक बिना राष्ट्रपति की सहमति के, सहमति मिलने के बाद वह स्वीकार कर सकता है। भेंट, उपलब्धि और पद, उपाधि नहीं कह रहा हूं मैं, भेंट, उपलब्धि और पद। बाकी उपाधि तो आपने 18(2) में साफ साफ देख लिया था कि भारतीय नागरिक देखो 18(2) भारतीय नागरिक विदेशी राज्य उपाधि नहीं लेंगे। आई बात समझ में? अब इसमें भी दोस्तों, इसका भी मेंस के लिए कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जब मैं मेंस डिस्कस करूंगा ना दोस्तों, तो फिर वहां मैं ये सारी बातें नहीं करूंगा। इसके लिए आप इसे तैयार रहना चाहिए। जैसे कोई अभी भी कुंवर सिंह या जो पहले लगा देते थे राजा, राय साहब, ठीक है, प्रिंस, तो ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। इवन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भारत रत्न मिलता है, भारत रत्न, तो कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत थी कि भारत रत्न भी एक प्रकार की उपाधि, जैसे कि भारत रत्न अटल जी, तो लोगों को लगा कि नहीं अटल जी के आगे उपाधि लग रही है, तो ऐसे में कुछ लोगों को आपत्ति हुई। तो जो मोरारजी देसाई की सरकार थी, उन्होंने 1977 में बंद कर दिया। चलो भैया अब ये सबको दिक्कत थी तो अब ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन
1980 में फिर से इंदिरा जी की सरकार आई और उन्होंने इसे चालू कर दिया, और फिर कोर्ट में एक मामला भी गया। तो कोर्ट मतलब मैं कहूँ तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे के मूल अधिकार के साथ, और आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। मैंने तो अब मूल अधिकार आपको बता दिया है, और आपका कर्तव्य क्या है पता ही है। उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को हिट करिए, और हिट क्या करिए, इतनी तेजी से मत हिट करिएगा, उसको बस टच कर दीजिए, सब्सक्राइब होगा। और बगल में बेल को फॉर नोटिफिकेशन ऑन करिए, सभी उसके लिए ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों को शेयर करिए प्लीज, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।